छोटी ननद राधिका की शादी पक्की हो चुकी थी तो सब उसकी तैयारियों में लगे हुए थे। बड़ी ननद वैशाली और उसके पति हिमेश घर आए हुए थे। सब लोग मम्मी जी के कमरे में बैठकर इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे। यहाँ तक कि मम्मी जी के भाई मतलब मामा जी भी वही कमरे में बैठे हुए थे, जबकि घर की बहू संगीता सबके लिए चाय नाश्ते की तैयारी कर रही थी। जैसे ही चाय नाश्ता तैयार हुआ, वह सबका चाय नाश्ता लेकर उनके कमरे में आ गई, लेकिन उसके कमरे में प्रवेश करते ही सब लोग चुप हो गए। संगीता को ये बात बिल्कुल अजीब नहीं लगी, पर फिर भी उसने सबको चाय नाश्ता परोसा और खुद भी अपना चाय नाश्ता लेकर बैठ गई। लेकिन तभी मम्मी जी ने उसके पति विनोद को संगीता को बाहर भेजने का इशारा किया। आखिर विनोद ने संगीता से कहा, संगीता हम लोग अभी कुछ ज़रूरी बात कर रहे हैं, प्लीज़ तुम अपने कमरे में जाकर नाश्ता कर लो। संगीता ने प्रश्न भरी नज़रों से विनोद की तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि मैं भी तो इस घर की सदस्य हूँ। शायद उसकी ये बात वैशाली ने समझ ली, इसलिए वह संगीता से बोली, भाभी वह क्या है ना कि जब आपके लायक कोई काम होगा तो हम आपको ज़रूर बुलाएंगे। अभी तो आपका कोई काम है नहीं, तो आप नाश्ता करके अपने काम ख़त्म कर लो। उसकी बात सुनकर संगीता ने मन ही मन सोचा, हाँ मैं तो घर के काम करने के लिए हूँ, बाकी तो मुझे पता भी नहीं कि कौन कब चला आ रहा है और कहाँ क्या खर्च हो रहा है, घर में क्या सामान आया और क्या नहीं। बाजार से भी सामान लाकर सीधे अलमारी में रख दिया जाता है। मुझे तो कुछ भी बताया नहीं जाता, पर इतने लोगों के बीच बोलकर अपनी क्या बेइज्जती करे, इसलिए चुपचाप उठकर अपने कमरे में आ गई। काफ़ी देर तक तो उससे कुछ खाते ही नहीं बना, पर भूखे क्यों रहना, आखिर काम तो उसे ही करना था। इसलिए अपना नाश्ता ख़त्म किया और प्लेट रखने रसोई में जा ही रही थी तो देखा सब लोग तैयार होकर कहीं जा रहे थे। नंदोई जी तो अपनी चाबी उठाकर मामा जी के साथ बाहर निकल लिए। वही दोनों नंदे अपना बैग लहराती हुई बाहर आई और भाभी को बाय कहकर निकल गई। सासू माँ बिमला जी भी बाहर आई और संगीता को काम बता दिया। बहू हम लोग ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हैं, तुम दोपहर का खाना तैयार कर लेना और खाने में कुछ अच्छा बना लेना। वैशाली और दामाद जी भी यही खाना खाएंगे, उसे काम बताकर वह भी बाहर निकल गई। विनोद बाहर आया और कमरे में अपना वॉलेट लेने चला गया। तब तक संगीता भी कमरे में आ गई। विनोद तुम सब लोग कहीं जा रहे हो क्या? उसकी बात को सुना अनसुना कर विनोद बोला, अभी मम्मी ने बताया तो सही तुम्हें कि ज़रूरी काम से जा रहे हैं। हाँ पर कहाँ जा रहे हो तुम लोगों ने ये तो बताया ही नहीं। अब ज़रूरी है क्या हर बात तुम्हें बताना? बता तो दिया कि ज़रूरी काम से जा रहे हैं और मम्मी ने तुम्हें जो काम बताया वह कर लेना और भगवान के लिए इस बार खाना ढंग का ही बनाना। कहता हुआ विनोद अपना वॉलेट लेकर वहां से निकल गया। संगीता उसके पीछे पीछे दरवाजे तक आई तो देखा सब लोग कार में बैठकर रवाना हो गए। तभी काम करने वाली जमुना काकी घर में आ गई तो संगीता ने दरवाज़ा बंद किया और आकर सोफे पर निढाल होकर बैठ गई। जमुना काकी अपने काम में लग गई। आखिर थोड़ी देर बाद संगीता उठी और रसोई में जाकर खाने की तैयारी करने लगी। तब जमुना काकी उसके पास आई और उससे पूछने लगी, क्या बना रही हो बहू रानी? कुछ नहीं काकी, खाने की तैयारी करके रख रही हूँ, अभी सब लोग आएंगे तो भूख तो लगेगी ना, सोच रही हूँ सब्जी वगैरह बनाकर रख दूँ, जब वह लोग आएंगे तो गर्मा गर्म रोटी सेक दूंगी। आपको कुछ काम था? नहीं बस मैं तो ये पूछना चाह रही थी कि रविवार को सगाई का प्रोग्राम तो होटल में है ना, तो मुझे कितने बजे आना है? दरअसल मेरी बेटी जमाई भी आने वाले हैं उसी दिन, तो मुझे छुट्टी कब तक मिल जाएगी? सगाई कहते कहते संगीता रुक गई। आखिर क्या जवाब दे, उसे तो ये पता ही नहीं था कि रविवार को घर में छोटी ननद की सगाई का प्रोग्राम है। बहू रानी आपको नहीं पता? अचानक जमुना काकी ने कहा। उनकी बात सुनकर संगीता ने कुछ नहीं कहा। आखिर संगीता के मन की बात भांपते हुए जमुना काकी चुप हो गई।
आखिर वह इतना तो जानती थी कि संगीता की इस घर में क्या जगह है, पर इतनी बड़ी बात भी नहीं बताई जाएगी, इसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। संगीता को चुप देखकर वह बोली, कोई बात नहीं बहू रानी, मैं मालकिन से ही पूछ लूंगी, अभी फिलहाल तो मैं चलती हूँ। साफ सफाई कर दी है कहकर जमुना काकी घर से निकल गई, जबकि संगीता सोफे पर आकर बैठ गई। इतना बड़ा अपमान उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे अब घर में घुटन सी होने लगी थी। आखिर उसकी गलती क्या थी? बैठे बैठे उसे वह दिन याद हो आया जब विनोद के पापा ने उसे अपने बेटे विनोद के लिए पसंद किया था। कितना मना किया था संगीता के पापा ने। यार तेरी मेरी दोस्ती अलग बात है, लेकिन रिश्तेदारी भला ये कैसे संभव है? तू इतना अमीर और मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार का, क्या दे पाऊंगा भला मैं अपनी बेटी को? अरे तो तुझे कहा किसने है कि कुछ देना है? तो सिर्फ बेटी दे दे और कुछ नहीं चाहिए। तेरी बेटी के मेरे घर में कदम रखते ही मेरा घर रोशन हो जाएगा। विनोद के पापा ने कितने विश्वास के साथ कहा था। भाई ये सब कुछ कहने भर की बातें हैं, सच्चाई की धरातल पर इन बातों का कोई मोल नहीं है। और सच्चाई यही है कि हमारे घर का तुम्हारे घर से कोई मेल नहीं है। आखिर ये मेरी बेटी की पूरी जिंदगी का सवाल है। लेकिन विनोद के पापा नहीं माने। पर कुछ दिनों बाद संगीता के पापा का एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद कहानी पूरी तरह से बदल गई। विनोद के पापा ने एक बार फिर संगीता की मम्मी के सामने ये बात छेड़ी। आखिर जवान बेटी को विदा तो करना ही था, इस कारण संगीता की मम्मी मान गई और आखिर अपनी जिद के आगे उन्होंने विनोद की शादी करवा ही दी। ये अलग बात थी कि घर में कोई भी इस शादी से राजी नहीं था। बिमला जी को तो संगीता फूटी आंख नहीं सुहाती थी, पर वह अपने पति के कारण ज़्यादा कुछ कह नहीं पाती थी और विनोद भी इसलिए चुप रहता था कि कहीं पापा प्रॉपर्टी से बेदखल न कर दे। लेकिन 2 साल पहले ससुर जी का निधन क्या हुआ, बस कहानी पूरी तरह से पलट गई। ये लोग तो संगीता को घर से भी निकाल देते, लेकिन ससुर जी जाते समय अपनी वसीयत में संगीता को भी प्रॉपर्टी में अपने तीनों बच्चों के बराबर हिस्सेदार बना गए। इसलिए ज़्यादा कुछ कह नहीं पाते थे, लेकिन उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। कहाँ तो घर में नौकर चाकर काम करते थे, अब ले देकर एक जमुना काकी रह गई जो भी घर की साफ सफाई के लिए आती थी। बाकी रसोई का सारा काम संगीता के हिस्से में डाल दिया गया। संगीता की औकात इस घर में ज़्यादा कुछ नहीं थी। वह चुपचाप बर्दाश्त करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि एक न एक दिन ये लोग उसे अपना लेंगे। पर आज की ये हरकत देखकर वह उम्मीद भी टूट गई। बताओ, ननद की सगाई का प्रोग्राम हो रहा है और वह भी होटल में धूमधाम से, पर उसे बताया तक नहीं। खैर दोपहर के 3 बज गए, तब तक सब लोग घर आ गए और हमेशा की तरह सामान लेकर सीधे बिमला जी के कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद सब निकलकर बाहर आए और संगीता को आवाज़ लगाते हुए बोले, अरे भाभी जरा खाना लगा देना, बहुत जोर की भूख लगी है। पर संगीता निकलकर बाहर नहीं आई। यह देखकर विनोद अंदर कमरे में गया तो वह चुपचाप पलंग पर बैठी हुई थी और मोबाइल में कुछ कर रही थी। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? सब लोग तुम्हें आवाज़ दे रहे हैं। यहाँ सबको भूख लगी है और तुम मोबाइल में लगी हुई हो। ये सुनकर संगीता ने कहा, अच्छा इस रविवार को क्या प्रोग्राम है? उसके ऐसा पूछते ही विनोद चिढ़ते हुए बोला, तुम्हें उससे क्या कुछ भी हो, तुम्हें बताना हम ठीक नहीं समझते। यहाँ पर राधिका की सगाई का प्रोग्राम है और तुमने मुझे बताना भी ठीक नहीं समझा। अरे मैं उसकी भाभी हूँ, ये जानने का हक है मेरा। संगीता ने कहा, 1 मिनट, तुम पापा के कारण इस घर में हो और न तुमको कब के धक्के देकर निकाल चुके होते, और तुम्हें क्यों बताएं हम? तुम्हें इस घर में रहने को जगह दे रखी है, वही काफ़ी है। ज़्यादा रिश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है अब हमसे। अब जाकर चुपचाप खाना बनाओ, यहाँ सबको भूख लग रही है। अचानक बिमला जी विनोद की बात काटते हुए अंदर आते हुए बोली, अच्छा जब रिश्ता ही नहीं है तो मैं आप लोगों की नौकरानी नहीं हूँ जो आप लोगों के लिए खाना बनाती रहूँ। मैं तो इसलिए अब तक चुप थी कि एक ना एक दिन आप लोग मुझे अपना लेंगे।
जब आप लोग अपनाना ही नहीं चाहते हो तो अब मैं कोशिश क्यों करूं? मुझे मेरी ज़िंदगी जीने का हक है। संगीता ने जवाब दिया। हाँ तो रोका किसने है तुम्हें? कल जाती हो तो आज जाओ, लेकिन जाने से पहले पापा जो प्रॉपर्टी का हिस्सा तुम्हारे नाम करके गए हैं वह रख कर जाओ। तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है। विनोद ने कहा। एक मिनट, कौन सा हिस्सा तुम्हें देकर जाऊं? अरे वह हिस्सा तो मैं लेकर ही जाऊंगी। आखिर मेरी ज़िंदगी के 3 साल बर्बाद कर दिए तुम लोगों ने। वह पापा जी ने मेरे नाम पर किया है और मैं उसे लेकर ही जाऊंगी। संगीता ने जवाब दिया। मैं भी देखता हूँ कि कैसे लेकर जाती हो तुम हिस्सा। घर के बाहर कदम तो निकाल कर दिखाओ। तुम जानती नहीं हो कि हम वसीयत में बदलाव कर सकते हैं। अच्छा, तुम रोकोगे मुझे? पढ़ी लिखी तो मैं भी हूँ, कानून तो मैं भी जानती हूँ। इतना तो मुझे भी पता है कि वसीयत में बदलाव सिर्फ एक वसीयत कर्ता कर सकता है। वसीयत बनाने वाले की मृत्यु के बाद वसीयत में बदलाव नहीं हो सकता और उसे रद्द भी नहीं किया जा सकता। इसलिए मुझे समझाने की जगह खुद संभल जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि वह हिस्सा तो मैं ले ही लूँ, साथ ही साथ तुम्हारी पत्नी होने के नाते तुम्हारी प्रॉपर्टी से भी हिस्सा ले लूं। जब संगीता ने कहा तो बिमला जी विनोद को चुप कराते हुए चुपचाप बाहर लेकर आ गई। आखिर डर तो उन्हें भी था कि संगीता ज़्यादा कुछ यहाँ से लेकर ना चली जाए, क्योंकि कानूनी भाषा तो वह भी बोल रही है। इधर संगीता ने भी अपना सामान पैक किया और चुपचाप अपने मायके रवाना हो गई। पर उसने प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा जरूर लिया, पर इस बार बिमला जी ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जान चुकी थी कि संगीता गरीब परिवार की जरूर है, लेकिन पढ़ी लिखी है और उसे कानून अच्छे से समझ में आता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।